फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कृषि। तो गाइज हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कृषि के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें हमने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि, सस्य कृषि, सस्य प्रारूप कृषि और मुख्य फसलें, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो जो मुख्य फसलें हैं उसमें चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, दालें, तिलहन, इन आदि के बारे में हमने विस्तार से है वो पढ़ लिया था। अब हम जो हमारा आगे का चैप्टर है इसको हम इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यानी गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के ये मुख्य उत्पादक राज्यों में गिने जाते हैं। और अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अब चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यानी जो चाय की खेती है वो रोपण कृषि के द्वारा की जाती है और ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है। तो यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। यानी जो चाय है इसको कौन भारत में लाया था? तो इसे अंग्रेज भारत में लेकर आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हामस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति है वो उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोषण, नम और पाल रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चाय की जो झाड़ियां हैं उसको उगाने के लिए कैसा मौसम होना चाहिए? यानी वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम संघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। की ताजगी को बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। और चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं। चाय के मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं इसमें असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय है वो उगाई जाती है। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया। यानी प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। चित्र संख्या 4.10 के अंदर आप देख सकते हो चाय की कृषि है वो इस तरह से की जाती है। यानी ढाल वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे चाय की कृषि है वो की जाती है। चाय की पत्तियां को चुनती श्रमिक महिलाएं, यानी इस प्रकार से जो चाय की जो पत्तियां हैं उसको चुना जाता है। कॉफ़ी, तो भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन में लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। तो इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती हैं। बागवानी फसलें, सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आसपास नागपुर और चौरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत ही मांग है। यानी जो बागवानी फसलें हैं वो 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रहा था। तो आप चित्र संख्या 4.12 के अंदर देख सकते हो। यानी अखरोट हैं पहली इमेज में, दूसरी इमेज में सेब हैं और तीसरी इमेज में अनार हैं। तो भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। यानी भारत के अंदर ये काफ़ी होते हैं। यानी फूल गोभी, मटर, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू, ये सब हैं वो
भारत में इनका प्रमुख स्थान है। आप चित्र संख्या 4.13 में देख सकते हो सब्जियों की कृषि। इसमें पहली वाली इमेज के अंदर मटर है, फिर फूल गोभी है, उसके बाद टमाटर है, फिर बैंगन है। तो इस तरह से ये सब्जियां हैं वो बोई जाती हैं। अखाद्य फसलें। रबड़ भूमध्य रेखीय की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नमी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो जो रबड़ है उसको कितने तापमान की आवश्यकता होती है, यानी 200 सेमी से अधिक तो वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली जो नम और आर्द्र जो जलवायु है उसकी आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। क्रियाकलाप। उन वस्तुओं की सूची बनाएं जो रबड़ से बनती हैं और हम इनका प्रयोग करते हैं। रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। अब है कपास। तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी भारत है इसको कपास का जो पौधा है इसका मूल स्थान माना जाता है। और सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है, यानी जो कपास है वो सूती कपड़ा बनाने के लिए एक प्रमुख या मुख्य कच्चा माल है। और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, यानी तीसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी जो कपास है उसके उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये खरीफ की फसल है और इसे, यानी आप चित्र संख्या 4.14 के अंदर देख सकते हो कपास की कृषि है वो इस तरह से होती है। ये पककर तैयार होने में 6 या 8 महीने लगते हैं। और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, यानी कपास को पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। अब है जूट। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी जो जूट है उसको क्या कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और जूट की फसल पाट के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग है वो कम हो रही है। अब है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो अब हम प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधनों के प्रयोग से कृषि का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। यानी जो कृषि है इसके अंदर हमें अभी भी, यानी जो तकनीकी है, संस्थागत जो सुधार है वो लाने की आवश्यकता है। और स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्ति को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसको लागू करने में ढील की गई।
और 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 से 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। तो इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है वो चला रखी है। तो आप चित्र संख्या 4.15 के अंदर देख सकते हो, कृषि में प्रयोग होने वाले नवीन तकनीकी उपकरण, यानी जो योजना है उसमें PAIS भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन और किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायी खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा है वो करती है। भूदान, ग्रामदान, यानी महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया कि गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोंचपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सरकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना ये विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने अनेक गांवों के मालिक थे, तो भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन में रक्तहीन क्रांति का नाम है वो दिया गया था। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो मानी जाती रही है और मानी जा रही है, और सकल कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। यानी जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो रही है। और सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी ये 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका के साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में घटतांश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ। कृषि के महत्व को समझते हुए कृषि ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। क्रियाकलाप बात करें कि भारतीय कृषि अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहती। अब तालिका 4.1 से ये स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना, तो आप तालिका 4.1 में देख सकते हो, यानी भारत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत के अंदर है। ये खंड है कृषि 2013-14 में 4.2, 2014-15 के अंदर 0.2, 15-16 के अंदर 1.1। उद्योग है 5.0 13-14 के अंदर, 14-15 के अंदर 5.9 और 15 और 16 के अंदर 7.3। सेवाएं 7.8 13-14 के अंदर,
10.3 14-15 के अंदर और 9.2 15-16 के अंदर। सकल घरेलू उत्पाद है 6.6 13-14 के अंदर और 7.2 14-15 के अंदर, 7.6 15-16 के अंदर। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2016 नोट, ये अंतरिम आंकड़े हैं। तो कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है और अनेक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत है वो बढ़ रही है। तो इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादकों पर आयात पर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? तो किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, कृषि भूमि घट रही है। क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? तो वैश्वीकरण पर कृषि पर प्रभाव, यानी वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मामले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। तो ब्रिटिश काल के अंदर अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया और मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। तो नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था और ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती है। चित्र संख्या 4.16 के अंदर आप देख सकते हो सोगवान के क्लीन का उत्तक संवर्धन। तो आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमित और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। यानी अगर भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है, लाभदायक बनाना है, तो हमें जो सीमित और जो छोटे किसान हैं उसकी स्थिति को हमें सुधारना होगा। और हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज ये कई विवादों से घिरी है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभूतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। और आज जीव क्रांति संकेत शब्द हैं जिसमें जननिक इंजीनियर सम्मिलित हैं। जननिक इंजीनियरी बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में ये जानी जाती है। चित्र संख्या 4.17 के अंदर आप देख सकते हो विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने है वो आ रही हैं। तो क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम है वो बता सकते हैं? वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि ये उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का बहुत से अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल व गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। और भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग है वो किया जा सकता है। तो अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर सस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को जो खाद्यान्न पदार्थ का आयात करना पड़ेगा और 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा
गया होता। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पादन निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे, जो कि विभिन्न कृषि उत्पादन, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज तो निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। तो क्या हम ये खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विषय में वाद विवाद करना है। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था कृषि, तो इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।